नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। चलिए, यहां पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि शिक्षा जीवन है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है, जो कि अनुच्छेद 21 ए के तहत किसका प्रावधान है? शिक्षा का अधिकार है, जो कि जीवन के अधिकार से ही संबंधित है। क्योंकि अनुच्छेद जो 21 है वो किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। उसी में एक पार्ट है आपका अनुच्छेद 21 ए, जो कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि ये क्या करती है? शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि जनहित याचिका PIL द्वारा आई है। क्या आई है? न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा न्याय मिलने में बढ़त, यानी कि न्याय दिलाने के लिए या न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए क्या आया है? जनहित याचिका आई है। सभी लोग जानते हैं करेक्ट आंसर पहला होगा न्याय मिलने में बढ़त। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? आपसे यहाँ पर पूछा है गैसीय ग्रह कहलाता है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की अगर बात करूं तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। ये जो गैस हैं, यानी कि ये जो ग्रह हैं, ये कैसे ग्रह हैं? ये गैसीय ग्रह हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए गैसीय ग्रह कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून जो कि गैसीय ग्रह होते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। कहता है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको बताना है गोंड होगा, अहोम होगा, संताल होगा या भील होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा अहोम। अहोम जो आदिवासी समाज है उनका जो वंश है, यानी कि जो कुल है, यहाँ पर आपको बताऊंगा अहोम। अहोम के जो कुल हैं, कुल को किस में विभाजित किया गया है? कुल को किस में विभाजित किया गया है? खेल में विभाजित किया गया है। किसमें? खेल में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है खेल में विभाजित किया गया है किसको? यहाँ पर अहोमों को खेल में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक भुइया संप्रदाय हुआ करता था, उसी का एक रूप है आपका अहोम। ठीक है, आपको पुस्तक में मिल जाएगा देखने को। यहाँ पर अहोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि दादन व्यवस्था है, दादन व्यवस्था आखिर होती क्या है? जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। दादन व्यवस्था आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन जितनी बार सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें 3 से 4 बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया दादन व्यवस्था क्या होती है। लेकिन हर बार जो विकल्प हैं इसके क्वेश्चन तो सेम रहता है, दादन व्यवस्था क्या है बताइएगा, उदाहरण यहाँ पर दिए गए। लेकिन जो विकल्प है यानी कि ऑप्शन है उसमें हर बार चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक बार मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। दादन व्यवस्था क्या होती है? कुटीर उद्योग, जिसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? ग्रामीण वाले उद्योग, यानी कि गांव के जो उद्योग होते हैं, जो घरेलू स्तर के उद्योग होते हैं, यानी कि घर के स्तर पर चीज़ों का निर्माण किया जाता है फिर बाद में उनको बेचा जाता है, वही क्या है? दादन व्यवस्था है। जैसे कोई बालक मान लीजिए वो किसी के एक तेंदू का होता है वृक्ष, तेंदू के पौधे एकत्रित करता है।
ठीक है, उसको बेचता है, उससे क्या बनती है, बीड़ी। बीड़ी जो होती है, बीड़ी जो लोग पीते हैं, ठीक है, उसमें तेंदू के पत्ते का यूज किया जाता है। तो बीड़ी बनाना एक दादन व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। टोकरियां बुनना, ठीक है, जैसे टोकरियां नहीं होती हैं अपनी वो पौधों वाली, ठीक है, तो वो दादन व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगी। मिट्टी के बर्तन बनाना, घड़े बनाना, मटका बनाना, ये सभी दादन व्यवस्था, यानी कि घरेलू स्तर की जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी दोस्तों, और उनको बाद में बेचना पड़ेगा, वही आपकी होती है दादन व्यवस्था। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 ऑप्शन, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है, एक व्यक्ति क्या देता है, तेंदू के पत्ते देता है, उसको बदले में बीड़ियां उसको बनी बनाई मिल जाती हैं, ठीक है, यानी कि तैयार माल उसको प्राप्त करता है, कच्चे माल की आपूर्ति करता है। आशा करता हूं आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा दादन व्यवस्था के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं। सी के जानू, सी के जानू एक व्यक्ति का नाम है। आपको बताना है ये किस लिए फेमस हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं। आदिवासी कार्यकर्ता के लिए, पर्यावरणविद, पटकथा लेखक, मानव विज्ञानी। करेक्ट आंसर की बात करूं तो पहला यहाँ पर करेक्ट होगा, आदिवासी कार्यकर्ता के रूप में फेमस हैं सी के जानू। सी के जानू यहाँ पर पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई भी टीचर, यूट्यूब का कोई भी टीचर जिनसे आप प्रतिदिन पढ़ते होंगे, वो भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बताएगा। आपको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं जो आपके लिए उपयोगी नहीं होते हैं, ना ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर लगातार मेहनत करता हूँ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने का, यानी कि अच्छा कंटेंट आपको देने का काम करता हूँ। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट है, सी के जानू किस लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहां ऐतिहासिक इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। इतिहास प्रिय यानी कि इतिहास को चाहने वाले जो लोग होते हैं वहां पर एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं या जुड़ते हैं। ऐतिहासिक स्थल वो होता है? जी नहीं। इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, क्या वो ऐतिहासिक स्थल होता है? जी नहीं। अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। क्या दोस्तों मिलते हैं? जो प्राचीन काल के जो अवशेष हैं, स्मृतियां हैं, वो वहां पर प्राप्त होती हैं, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, उत्खनन के क्रियाकलाप भी नहीं होगा। तो आंसर मैंने आपको कौन सा बताया? थर्ड वाला यहाँ पर आपको आंसर मैंने बताया, जो कि ऐतिहासिक स्थल जहां पर क्या प्राप्त होते हैं, किसी चीज के अवशेष प्राप्त होते हैं, स्मृतियां प्राप्त होती हैं, लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक स्थल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से खाली जगह के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। आपको बताना है जो दीवानी राजस्व का उपयोग किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लिए किया था? भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने, पुल व सड़कें बनाने, स्कूल व कॉलेज विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर जो है पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। भारत में सूती और रेशम के जो कपड़े हैं उनको खरीदने के लिए दीवानी राजस्व का उपयोग किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब मीडिया को खाली जगह के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। जो वर्तमान में मीडिया है वो किस कारण से स्वतंत्र नहीं मानी जाती है? ठीक है, सरकारी एजेंसियों के कारण, व्यापारिक घरानों के कारण, गैर सरकारी संस्थाओं के कारण, नागरिक समाज के कारण। यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यापारिक घराने हैं उनके कारण आज की जो मीडिया है उसको स्वतंत्र नहीं माना जाता है। मुख्य कारण है इसका व्यापारिक घराने। आप लोग जानते ही होंगे, जो व्यापारिक यानी कि जो अमीर होते हैं उन्हीं की मीडिया वजाता है, यानी कि उन्हीं की मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा खबरें दिखाता है। कहने का तात्पर्य है व्यापारिक घराने इसका राइट आंसर होगा, जो कि स्वतंत्र नहीं माना जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो, ये 2 बार आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे पूछा गया वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश
राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। जैन, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान से आप पढ़िएगा। यहाँ पर बात की गई है किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए, बस आपसे क्या है, सामाजिक हो, आर्थिक हो और उनका शैक्षिक स्तर हो, उस समुदाय की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मुस्लिम समिति का गठन किया गया था, मुस्लिम समिति का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आर सच्चर थे। कौन थे? आर सच्चर समिति के अध्यक्ष थे। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए जिस समिति का यानी कि मुस्लिम समिति का निर्माण किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? वहां पर विकल्प में था आर सच्चर। क्या था? आर सच्चर वहां पर विकल्प में था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर मुस्लिम इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में मुस्लिम समुदाय का गठन हुआ। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप क्या है? आदिवासी संस्कृति को, यहाँ पर क्या है, आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर क्या करेंगे दोस्तों, आदिवासी जो समूह है उसके लोग क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, सिर पर मुकुट लगाएंगे, नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करेंगे। उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? उनकी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा, विविधता प्रदर्शित होगी, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होगा, या इस प्रकार के समूहों के प्रति क्या होगा? भेदभाव होगा। यहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। यहाँ पर पहला वाला हो सकता है या इसका चौथा वाला हो सकता है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर नहीं हो सकता है, पहला या चौथा यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि जो आदिवासी समुदाय होता है उनका तो काम ही है रंग बिरंगे कपड़े पहनना, सिर पर मुकुट लगाना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका उनके लिए तो कोई परिणाम होने वाला ही नहीं है। उनकी संस्कृति को शायद प्रोत्साहन भी मिल सकता है, परंतु यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर जितने भी रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं उनका जो परिणाम होता है, यहाँ पर लिखना चाहूँगा, रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं उनका जो परिणाम होता है, परिणाम हमेशा निगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक होता है, भेदभाव दर्शाने वाला होता है। तो उस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। मेरे अनुसार यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे अनुसार यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि भेदभाव को दर्शाता है, हमेशा ही रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं वो हमेशा ही भेदभाव को दर्शाती हैं। आपके अनुसार यहाँ पर पहला होगा या यहाँ पर आपका चौथा होगा? कमेंट करके आप बताइएगा। यहाँ पर आदिवासी लिख के आपको बताना है, ठीक, मैं आपका समझ लूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सरकार के द्वारा उल्लंघन होता है तो वो कौन सी अनुमति देता है? शोषण के विरुद्ध के अधिकार की, समानता के अधिकार की, जीवन जीने के अधिकार की, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार की? यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर जो आपका होगा यहाँ पर हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अनुमति देता है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सरकार के द्वारा उल्लंघन होता है। यहाँ पर जितने आपके ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित अनुच्छेद। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर करेक्ट है, जो कि 32 अनुच्छेद में आता है। कितने में आता है? 32 में दोस्तों आता है। शोषण के विरुद्ध की मैं बात करूं तो ये आता है 23-24 में। किसमें? 23 और 24 में आता है। अगर मैं बात यहाँ पर करूं समानता की, ये आता है अनुच्छेद 14 में। जीवन जीने का अधिकार दोस्तों मैंने आपको बताया था 21 में आता है। जीवन जीने का अधिकार आता है 21 में, ठीक। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्लैकफुट इंडियन है। ब्लैकफुट इंडियन क्या है? निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति, क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में भारतीय प्रवासी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों पहला वाला यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है जो कि ब्लैकफुट इंडियन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये पहला वाला यानी कि दूसरा वाला यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि पुस्तक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग सेकेंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? कौन सा समर्थन करती है? खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षाएं। ना ही यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, ना ही आपकी सूचना होगी। पहला और दूसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो सकता है। अगर मैं बिल्कुल राइट आंसर की बात करूं, खुली पुस्तकों का ओपन बुक द्वारा अभ्यास हल करवाना जो कि मूल्यांकन पद्धति का समर्थन कर सकती है। यहाँ पर पहला वाला करेक्ट होगा या निजी साक्षात्कार? मेरे को यहाँ पर दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, परंतु यहाँ पर खुली पुस्तकों का अभ्यास हल करवाना में समर्थन कर सकती है। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? शून्य काल यानी कि जीरो, प्रश्न काल क्वेश्चन, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा प्रश्न काल। यानी कि लोकसभा का जो प्रत्येक सत्र प्रारंभ होता है, प्रथम घंटा से शुरू होता है, वो होता है प्रश्न काल से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कोई व्यक्ति अमीर है, जिसके पास दबदबा है, वही वोट नहीं कर सकता है, जबकि किसी भी की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को अधिकार है मतदान करने का, वोटिंग करने का। ये कथन किसका है दोस्तों? ये है महात्मा गांधी का। ये कथन आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी का 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया है। और जवाहरलाल नेहरू का भी कथन एक है, विविधता में एकता। यहाँ पर लिखना चाहूंगा, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? पूछा जाता है विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। वहीं मैं गांधी की बात करूं तो इन्होंने कहा कि सभी को मतदान देने का अधिकार है, चाहे सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। और राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान सभा के पहले मतलब कि ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर कौन थे? ये थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये थे संविधान सभा के अध्यक्ष। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है, यानी कि परमाणु ऊर्जा में किसके द्वारा बिजली उत्पादित की जाती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संगठन, परमाणुवीय कंपन। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन। नाभिकीय विखंडन से क्या होता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। सेकेंड वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं। कहाँ पर में पाए जाते हैं? पहाड़ों में, पठारों में, रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। मैंने कई बार आपको कराया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो पवन की जो क्रियाएं हैं, जैसे छत्रक शैल का निर्माण करती है, ये क्रियाएं अधिकतर कहाँ पर पाई जाती हैं? ये रेगिस्तान में पाई जाती हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका बालू वाला इलाका होता है। यहाँ पर जो पवनें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होती हैं, यानी कि सक्रिय होती हैं। यहीं रेगिस्तान को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं, जो कि इस प्रकार से बालू के डिब्बे बन जाते हैं, ढेर आपके बन जाते हैं बालू के। तो उसको बोलते हैं छत्रक शैल, जिसको बालू का डिब्बा।
क्या बोलते हैं दोस्तों, बालू का डिब्बा भी इसी को बोला जाता है। आगे मैंने आपको एनसीईआरटी के साथ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, आप इसको यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, पवन के कार्य, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो 2 से 3 बार परीक्षा में पूछी गई हैं और हर एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको पता चलेगा लोयस क्या होता है, ठीक है, जो कि पवन के द्वारा एक निक्षेपित आकृति है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भागों को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। कहने का तात्पर्य है, जब क्या चलता है, हवा चलती है, पवन चलती है, तब एक जगह से रेत दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। जब वायु बंद होती है तो इस प्रकार के ढेर सारे आपकी बन जाते हैं, जैसा कि इस आकृति में दर्शाया गया है। बालू के डिब्बे गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिनको बालू डिब्बा कहते हैं, जैसा चित्र में आपको दर्शाया गया है। आगे कहा गया है, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अधिक दूरी यानी कि अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। तो परीक्षा में आपके पूछा जाता है लोयस किसका निक्षेपण है, लोयस किसका निक्षेपण है, तब आपको बताना पड़ता है पवन का निक्षेपण है। पवन के निक्षेपण से किस आकृति का निर्माण होता है, लोयस का निर्माण होता है। जो आपके लोय यहाँ पर कहा गया, जो लोयस आपका होता है, क्या होता है, लोयस। लोयस सर्वाधिक चाइना यानी कि चीन में पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर लिखा भी है, चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है। लोयस किसका निक्षेपण है, पवन का निक्षेपण है, कहाँ पर पाए जाते हैं, चाइना में सर्वाधिक आपके पाए जाते हैं। और आपके बालू का डिब्बा क्या है, ये भी रेगिस्तान में एक आकृति है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ का मतलब केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह कपास की खेती वाले क्षेत्रों के पास है। तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के कारण सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, यह कपास की खेती वाले क्षेत्रों के पास समीप है, यानी कि कपास की प्रधानता है। किसकी यहाँ पर प्रधानता है, कपास की यहाँ पर प्रधानता है। कहाँ पर, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र माना जाता है। एक चीज यहाँ पर याद करिएगा, भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर, मानचेस्टर किसको बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं अहमदाबाद को। किसको, अहमदाबाद को ही क्या बोला जाता है, अहमदाबाद को ही बोला जाता है भारत का मानचेस्टर। क्यों बोला जाता है, मानचेस्टर का मतलब होता है सूती वस्त्र का उद्योग का केंद्र, जो कि भारत का ही केंद्र है अहमदाबाद। पहला यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ की जो कपास खेती इसके पास में है, नज़दीक में है। और एक चीज़ याद रखेंगे, भारत का जो क्या मैंने बताया, मानचेस्टर, क्या मैंने आपको बताया, मानचेस्टर मैंने आपको बताया। भारत का तो अहमदाबाद हो गया। जापान का है दोस्तों, कहाँ पर है, जापान का है, जापान का आप याद रखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहूँगा ओसाका, जापान का है ओसाका। ठीक है, यहाँ पर जापान आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे आप, जापान यहाँ पर लिखेंगे, जापान का है ओसाका, भारत का है अहमदाबाद। ठीक है, उत्तर भारत का है कानपुर, दक्षिण भारत का है कोयम्बटूर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न आने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहली बार परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि थोड़ा साइंस से रिलेटेड करता है, यानी कि थोड़ा विज्ञान की तरफ इस क्वेश्चन का झुकाव है, परंतु सोशल साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि ये वाला उपमहाद्वीप, ठीक है, तो यहाँ पर उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद जो गिद्ध है, गिद्ध
किडनी के काम ना आने के कारण, गुर्दे के काम ना आने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार किसके साथ किया गया था? इनका किया गया था डिक्लोफेनेक के साथ। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है व्याख्यान पद्धति, व्याख्यान देना, रटाना, विस्तृत चर्चा करना। गलत होते हैं दोस्तों, चर्चा पद्धति गलत होगी। प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो होगा कहानी कथन, स्टोरी वाला, ठीक है, जो कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास, हिस्ट्री, पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट एंड प्रभावी तरीका हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, बागान। बागान वाली खेती का मतलब होता है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि जिसमें आपकी चाय वाली आपकी इसमें आ जाएगी चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, रबड़, चाय, कॉफी, रबड़, कोकोआ, केला, अनानास, ये सभी कैसी फसलें? रोपड़ फसलें हैं, जिनको बागाती कृषि के नाम से भी जानते हैं, बागान वाली कृषि के नाम से भी जानते हैं। जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? कहने का तात्पर्य है जो रोपड़ कृषि होती है उसमें किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है? भूमि की और श्रम की, श्रम और पूंजी की, भूमि और पूंजी की, केवल पूंजी की। तो करेक्ट आंसर होगा श्रम और पूंजी की। श्रम और पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। आधुनिक यंत्रों का इसमें अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे चाय वाली फसल आपकी हो गई, चाय हो गई, काफी हो गई, केला हो गया, अनानास हो गया, रबड़ हो गया, कोकोआ हो गया, ये सभी आपकी कैसी फसलें हैं? रोपड़ फसलें हैं, यानी कि बागान वाली फसलें हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा, इस्लामिक एरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? कॉमन एरा का मतलब होता है क्रिश्चियन एरा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट आंसर है। जैसे आपका होता है बिफोर क्राइस्ट BC, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। बाद में आपका आ चुका है कॉमन एरा। एक होता है एनो डोमिनी, AD। जैसे वर्तमान में मान लीजिए 2024 को क्या लिखेंगे? AD लिखेंगे, ठीक है। 2024 को क्या लिखेंगे? AD, एनो डोमिनी। तो उसी प्रकार आपका है कॉमन एरा, यानी कि क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट होगा ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा? वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने की समस्या थी। जाति और वर्ण समान थे। यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी, इसलिए क्या हुआ? वर्णों में जातियां उत्पन्न होने लगी, जिसका मुख्य कारण आपका सेकंड विकल्प यहाँ पर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? गरीबी को पढ़ाओगे आप बच्चों को तो क्या करोगे? नोट्स तैयार करना, अच्छा व्याख्यान देना। गलत होगा। विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। गलत होगा। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी यहाँ पर गलत हैं आपके। करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका थर्ड वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस प्रकार के प्रश्न की। ये जो आप यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे हैं दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा गया यहाँ पर प्रश्न है, जो कि चित्र से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ये है क्या है? ये आपका है पर्वत, ठीक है। तो नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया? वर्षा आपको बताना चक्रवातीय है, पर्वतीय, संवहनीय है, कौन सी है? यहाँ पर मैंने NCERT को भी लगाया है। NCERT पुस्तक में आपको यहाँ पर लगाया है। जैसे पर्वत की मैं बात करूँ, ये आपके हैं पर्वत, ठीक है।
पर्वत पर कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा आखिर होती क्या? यहाँ पर नीचे मैंने लिख कर दिया है, जब पर्वतीय ढलानों पर पहुंचती है, क्या पहुंचती है? वायु राशि पहुंचती है, तब यह ऊपर की ओर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि पर्वत में टकराने लगती है। यह ज्यों ही ऊपर उठती है तो फैल जाती है, जिससे तापमान गिर जाता है। यहाँ वर्षा मुख्यतः पर्वतों पर ही होती है। वर्षा के बाद वायु जब पर्वतों के दूसरी ढालों पर क्षेत्र में पहुंचती है तो नीचे उतरती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती, फलतः उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं जानना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया पर्वत पर जब वर्षा होगी तो आपकी पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो है क्या है, जो आपका जो मतलब कि जो बादल होते हैं नीचे से जब ऊपर आपके जाते हैं बरसने के लिए, पर्वतों से टकराते हैं, तो वहीं पर उनका जो तापमान है वो गिरने लगता है, जिस कारण पर्वतों पर वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपके पर्वत दर्शाए गए हैं। आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु जब ऊपर उठती है तब वो पर्वत के साथ टकरा जाती है, टकराने के साथ वहाँ पर वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर मैंने पर्वतीय वर्षा को समझा दिया। चक्रवाती वर्षा क्या होती है इसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ये आपके मतलब कि चक्रवाती वर्षा यहाँ पर दी गई है जब क्या होता है, गर्म वायु और ठंडी वायु का मिलन होता है। गर्म वायु और ठंडी वायु के मिलन से यहाँ पर आपकी कौन सी होती है? चक्रवाती वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, धकेलने की प्रक्रिया से मेघ में वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर एक आपकी है संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा जो कि गर्म जलवायु लगातार ऊपर उठती रहती है, ठंडे होकर आपकी वर्षणी लगती है, वो आपकी होती है संवहनीय वर्षा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।